मतलब बायोडायवर्सिटी जो कल आपको समझाया गया कि ब्रह्मांड में जो अनेक प्रकार के जीव हैं, हम पहले ये जानने जा रहे हैं कि इनकी संख्या क्यों कम होती जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे कि IUCN ने एक डाटा प्रोवाइड किया है कि विगत पिछले 5 वर्षों से लेकर और आने वाले 5 वर्षों तक कितनी स्पीशीज पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। तो बायोडायवर्सिटी में जो हमने अभी आपको डाटा फाइंड करके पिछले लेक्चर में बताया कि लगभग 17 से 18 लाख जीव इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, इनकी जातियां पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं। उन जातियों में लगभग 1000 के करीब जातियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं, यानी उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हैं, यानी जैव विविधता की क्षति के केवल एक कारण नहीं है जबकि अनेक कारण हैं। बट हाँ, एक चीज ये ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रत्येक क्षति के कारणों के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है और जितनी एक्टिविटी है वह मनुष्य के द्वारा की जा रही है, जिससे अनेक कारणों से जैव विविधता की क्षति हो रही है। तो एक लाइन पहले लिख लीजिए और फिर टॉपिक पर लिखना शुरू करेंगे। जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण हैं। जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण हैं, ए हेडिंग डाल देंगे। निम्नलिखित कारण हैं, ए हेडिंग डाल देंगे। वनोन्मूलन, ये हेडिंग वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन। पहला कारण देखिए, वनोन्मूलन मुख्य कारण माना जा रहा है जैव विविधता की क्षति का। वनोन्मूलन को इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है? मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। आज के 10 साल से 25 साल पहले तक भारत में लगभग 36% हिस्से पर फॉरेस्ट या जंगल पर आ जाते थे। 2021 के अनुसार भारत में लगभग 18.25% भूभाग पर केवल जंगल पर आ जाता है। तो वह 36% से 18% में कन्वर्ट हो जाने का कारण क्या है? लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और जब पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं तो पेड़ पौधों पर आश्रित रहने वाली जातियों की संख्या पृथ्वी पर घटती जा रही है। यानी पृथ्वी पर जैव विविधता की क्षति का सबसे प्रमुख कारण वनोन्मूलन है। अब वनोन्मूलन क्यों हो रहा है ये ध्यान से सुनेंगे। लगातार जब मानव की ही जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि कार्य के लिए, ध्यान से सुने, कृषि कार्य के लिए, फर्नीचर के लकड़ियों के प्रयोग के लिए या अन्य पेड़ पौधों के उत्पादों के उपयोग के लिए, उद्योग या धंधे के स्थान को निर्मित करने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए या अनेक प्रकार के मानव जीवन के लाभदायक इकाइयों के डेवलपमेंट करने के लिए लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। यहाँ तक आप अगर अपने ही इकाई क्षेत्र में कल्पना करें, नियर अबाउट अगर आप 5 साल पहले या 10 साल पहले अपने गांव की रूपरेखा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज के 10 साल पहले हमारे गांव के आसपास कुछ अधिक पेड़ पौधे थे, परंतु प्रेजेंट ऑफ टाइम में उनकी संख्या कम हुई है और लगातार कम होती जा रही है। मतलब क्या है? इनडायरेक्टली ध्यान से सुनेंगे एक साथ में। मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या, सड़कों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, कृषि कार्य हेतु उद्योगों के अलावा कृषि कार्य हेतु स्थान का निर्मित करना, इन सभी के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों की संख्या कम की जा रही है। यह क्रिया वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। लगातार पेड़ पौधों के कटने के कारण पृथ्वी पर पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जातियां जो सीधे पेड़ पौधों पर आश्रित होती हैं, उनकी संख्या भी कम होती चली जाती है। इसे लिख लेंगे डैश करके। वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है, फास्ट लिखिए। वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है जिसमें जंगलों को तथा पेड़ पौधों को, जिसमें जंगलों को तथा पेड़ पौधों को एक इकाई क्षेत्र में, जंगलों को तथा पेड़ पौधों को एक इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में काटा जा रहा है। एक इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में काटा जा रहा है। इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में काटा जा रहा है। पूर्ण विराम करके लिखेंगे। मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या,
मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या, कामा करके लिखें, सड़कों के निर्माण, कामा उद्योगों हेतु भूमि का निर्माण, सड़कों के निर्माण, उद्योगों हेतु भूमि का निर्माण, कामा ईंधनों व इमारती लकड़ियों के उपयोग, ईंधनों व इमारती लकड़ियों के उपयोग तथा औषधीय पादपों के उपयोग के लिए, औषधीय पादपों के उपयोग के लिए वनोन्मूलन किया जाता है, औषधीय पादपों के उपयोग के लिए वनोन्मूलन किया जाता है। टाइम छोड़ कर लिखेंगे। भारत में आज के कुछ वर्ष पहले, भारत में आज के कुछ वर्ष पहले लगभग 36% भूभाग पर 36% भूभाग पर जंगल उपस्थित थे। 36% भूभाग पर जंगल उपस्थित थे, परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या घटकर 18% हो गई है। वर्तमान समय में इनकी संख्या घटकर 18% हो गई है। इनकी संख्या घटकर 18% हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट पर आ जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है जैव विविधता की क्षति का। वनोन्मूलन किया क्यों जा रहे हैं? मानव की संख्या, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए कृषि का क्षेत्र चाहिए, सड़कें चाहिए, उद्योग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ईंधन चाहिए, या अनेक प्रकार की औषधियां चाहिए जो प्लांट से ही प्राप्त की जाती हैं। अब अगर इन सब चीजों को मानव की जरूरत है तो मनुष्य इन पेड़ पौधों को काटता है, और पेड़ पौधों को काटकर जिनसे धीरे धीरे उनको लाभ तो मिल जाता है, परंतु धीरे धीरे जैव विविधता की क्षति होती जाती है, क्योंकि डायरेक्टली मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोडायवर्सिटी के सीधे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ तक अगर हम, ठीक है, और पीछे की तरफ चले, अपने गांव की दृष्टि डाले, तो यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटा सा छप्पर रखना होता है और उसमें किनारों की तरफ सहारा लगाया जाता है तने का। मतलब एक छप्पर रखने के लिए एक हरे पौधे को काट दिया जाता है और फिर सहारा लगा दिया जाता है कि कहीं 2-4 साल तक उस छप्पर के नीचे रहेंगे। कल्पना कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी एक छप्पर के लिए एक पेड़ को काट दिया जा रहा है, बट इनडायरेक्टली वह कितना लाभ दे रहा है, बायोडायवर्सिटी का कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये उन सभी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो इतने जागरूक और शिक्षित नहीं है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड हेडिंग डालेंगे शिकार या हंटिंग। थोड़ा फास्ट लिखें। सेकंड, शिकार या हंटिंग। शिकार या हंटिंग क्या है, सब इससे अच्छे से परिचित हैं। शिकार या हंटिंग का मतलब ये होता है जीवों को मारना। जब कोई जीव या मनुष्य किसी अन्य जीवों को मारता है तो यह क्रिया शिकार कहलाती है। कई प्रकार के जीव, जैसे कस्तूरी को कस्तूरी मृग के लिए, खरगोश, चूहा, किलर, लोमड़ी इत्यादि को उनके खाल के लिए या उनके चमड़े के लिए। इसी प्रकार कुछ और अन्य जीव हैं, जैसे हाथी को हाथी दांत के लिए। इन सभी जीवों को मार दिया जाता है और उनसे ये सभी प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए जाते हैं। जबकि हाथी का, खरगोश का, चूहे का, लोमड़ी का या फिर कस्तूरी का एक रोल है बायोडायवर्सिटी में। जब हम किसी वस्तु के लिए उन्हें मार देते हैं तो जरूर वह बायोडायवर्सिटी में एक ऑर्गेनिज्म के रूप में उसकी संख्या कम हो जाती है। तो हंटिंग इज द सेकंड फैक्टर फॉर द लेस ऑफ द बायोडायवर्सिटी। लिखिए, इनके बारे में डिस्कस करके फटाफट लिखेंगे। शिकार जैव विविधता के क्षति का दूसरा प्रमुख कारण है। जैव विविधता की क्षति का
दूसरा प्रमुख कारण है, क्षति का दूसरा प्रमुख कारण है, पूर्ण विराम करके लिखेंगे, मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए जीवित प्राणियों का आखेट करता है। मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए जीवित प्राणियों का आखेट करता है। जीवित प्राणियों का आखेट करता है। जीवित प्राणियों का आखेट करता है। पूर्ण विराम करके लिखेंगे, अनेक जीवों को मांस के लिए, अनेक जीवों को मांस के लिए, कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, अनेक जीवों को मांस के लिए, कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, कामा करके लिखें, हिरण, सांबर, तेंदुआ, खरगोश, घड़ियाल, हिरण, सांबर, तेंदुआ, खरगोश, घड़ियाल आदि को चमड़े के लिए, हिरण, सांबर, तेंदुआ, खरगोश, घड़ियाल आदि को चमड़े के लिए तथा हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड फैक्टर फॉर द लेस ऑफ बायोडायवर्सिटी। शिकार क्यों हो रहा है? क्लियर? एक बार मैंने अच्छे से समझाया, एक बार रिवाइज करते हैं। शिकार का मतलब ये है जीवों को जिंदा रहते ही मार देना। क्यों मार देना? फॉर एग्जाम्पल, अनेक प्रकार के जीवों का मांस खाया जा रहा है, यानी मीट का उपयोग किया जा रहा है, तो इन जीवों को मीट के लिए मार दिया जा रहा है। अनेक प्रकार के जीवों के लेदर का, चमड़े का उपयोग किया जा रहा है। आपने देखा है चमड़े के शूज, चमड़े के बेल्ट, चमड़े के पर्स। फिर ये कहां से आ रहे? इन जीवों के खाल से आ रहे। वैसे जनरली मृत जीव से हम ठीक है चमड़े को ऑब्टेन करते हैं, बट जब जीवित जीव को मारकर उनसे चमड़ा प्राप्त करते हैं तो यह क्रिया शिकार कहलाती है। एक जीव है कस्तूरी मृग, जिससे गले में कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए उसे मार दिया जाता है। इसी प्रकार हाथी दांत प्राप्त करने के लिए हाथियों को मार दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द हंटिंग, इसे शिकार कहते हैं। जब जीवों को मारा जाता है तो बायोडायवर्सिटी में उनकी संख्या कम होती चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे। तीसरा देखें, सहविलुप्तता। नेक्स्ट हेडिंग, सहविलुप्तता। पहले इसको समझिएगा तब लिखेंगे। सहविलुप्तता या इसे कहते हैं को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन, सहविलुप्तता। सहविलुप्तता क्या है? सहविलुप्तता का मतलब यह है जब पृथ्वी पर कोई एक जाति विलुप्त होती है, उस पर निर्भर होने वाली दूसरी जातियां अपने आप ही पृथ्वी से अपने अस्तित्व को खो देती हैं। ऐसी विलुप्तता को हम सहविलुप्तता कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि आपने अनेक प्रकार के इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में सुना है। मान लीजिए अंजीर का एक एग्जांपल लेते हैं। अंजीर के पादप आपने पढ़ रखा है कि ब्लेस्टोफेगा बर्रे के कारण ही पॉलिनेटेड होते हैं। जब ये बर्रे अंजीर के हाइपोथेंडियम में प्रवेश करते हैं तो वह पोलन ग्रेन की प्रक्रिया यानी पोलन ग्रेन को वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर कर देते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। कल्पना करें कि एक इकाई क्षेत्र में ब्लेस्टोफेगा बर्रे समाप्त हो जाए तो होगा क्या? धीरे धीरे अंजीर के पादपों की संख्या में कमी आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब सीड नहीं बनेगी तो अंजीर के प्लांट आगे ठीक है उनकी संख्या बढ़ना प्रारंभ नहीं होगी। और देखते हैं, मान लीजिए पृथ्वी के कुछ जीव जैसे बटरफ्लाई, मधुमक्खी, ये मकरंद के ऊपर निर्भर रहते हैं और ये पेड़ पौधों के अनेक प्रकार के पुष्पों के मकरंद को सक करते हैं, जिनसे इनको पोषण मिलता है। कल्पना करें कि इस इकाई क्षेत्र में वे सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं जिनसे ये मधुमक्खियां मकरंद को सक करती थी, तो मधुमक्खी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। सहविलुप्तता का मतलब क्या है? जब कोई एक जाति कंप्लीटली पूर्ण रूप से
दूसरे जाति के ऊपर निर्भर करती है। जब किसी प्रथम जाति का अस्तित्व एक वातावरण से समाप्त हो जाता है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी जातियां स्वयं विलुप्त हो जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सह विलुप्तता कहलाती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन में एक इकाई क्षेत्र में हमने सभी अंजीर के पादपों को काट दिया, किसी भी अंजीर के पादप को गोंडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहने दिया। इस दौरान क्या होगा? सारे ब्लेस्टोफेगा की जातियां भी समाप्त हो जाएंगी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ब्लेस्टोफेगा को पोषण कहाँ मिल रहा था? अंजीर में। उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश हमने कुछ ऐसे केमिकल का स्प्रे किया कि वातावरण से सारे ब्लेस्टोफेगा बर्रे समाप्त हो गए, तो अंजीर के पादप की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। आ रहे समझ में? नेक्स्ट देखें, हम मान लेते हैं कि बटरफ्लाई को हमने कोई केमिकल स्प्रे किया अपनी फसलों में, तो धीरे धीरे बटरफ्लाई की संख्या ही वातावरण से समाप्त हो गई। तो ये पता चलेगा कि बटरफ्लाई की संख्या समाप्त होने पर कुछ प्रकार के इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि बटरफ्लाई तितलियां उन पोलन ग्रेन को दूसरे पादपों तक ट्रांसफर करते थे। यह प्रक्रिया सह विलुप्तता कहलाती है। तो पहले परिभाषा और फिर क्षति का कारण लिखेंगे। सह विलुप्तता मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखिए इसके बारे में, जब कोई एक जाति पूर्ण रूप से दूसरी जातियों पर निर्भर करती है, जब कोई एक जाति पूर्ण रूप से दूसरी जातियों पर निर्भर करती है, एक जाति पूर्ण रूप से दूसरी जातियों पर निर्भर करती है, तो उस इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्भर करती है, तो उस इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रथम जाति की संख्या में कमी आने लगती है। प्रथम जाति की संख्या में कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे वे पृथ्वी से विलुप्त हो जाती हैं, पृथ्वी से विलुप्त हो जाती हैं। यह प्रक्रिया सह विलुप्तता कहलाती है। यह प्रक्रिया सह विलुप्तता कहलाती है। ठीक है, हम अपना मेथड लगाकर अगर इसे डिवाइड करें, यहां पर देखिए जो बार बार मैं डिवाइड कर रहा हूं, सा मीन्स क्या होगा? साथ साथ, यही होगा। विलुप्तता मीन्स क्या होना? विलुप्त हो जाना, साथ साथ विलुप्त हो जाना। लाइक आई बी तिवारी एक अध्यापक को बाइक पर बैठा कर लाते थे, आई बी तिवारी कैंपस छोड़कर गए तो फिजिक्स वाला भी जाएगा, समझ गया ना? क्योंकि उन्हीं के साथ आता था, उसके पास बाइक नहीं थी, तो मैं विलुप्त हुआ तो उसको भी ले गया। इसका मतलब ये है कि जब दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, अगर एक स्पीशीज इन्वायरमेंट से गायब होती है, समाप्त होती है, विलुप्त होती है, तो दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के परागकड़ी पुष्प, विभिन्न प्रकार के परागकड़ी पुष्प कीटों के ऊपर आश्रित होते हैं, कीटों के ऊपर आश्रित होते हैं। विभिन्न प्रकार के परागकड़ी पुष्प कीटों के ऊपर आश्रित होते हैं, कीटों के ऊपर आश्रित होते हैं। पुट विराम करके लिखेंगे, कीटों की संख्या कम होने पर, कीटों की संख्या कम होने पर परागकणी पुष्पों की संख्या, पादपों की संख्या लिखेंगे, परागकणी पादपों की संख्या स्वतः कम होने लगती है। परागकणी पादपों की संख्या स्वतः कम होने लगती है। एक तो और बेस्ट एग्जाम्पल है, उधर चलते हैं, प्रोग्राम करके सुने। आपको एक संबंध पढ़ाया गया है, राइजोबियम लेग्यूम संबंध, समझ पा रहे? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर इन्वायरमेंट में अरहर का पौधा समाप्त कर दें तो राइजोबियम की कहानी समाप्त हो जाएगी। अगर इन्वायरमेंट में हम राइजोबियम को समाप्त कर दे तो उसका इफेक्ट अरहर पर भी दिखाई देगा। तो लिखें नेक्स्ट लाइन से, अगली लाइन से लिखेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली पादपों में पाए जाने वाले जीवाणु,
लेग्यूमिनेसी फैमिली पादपों में पाए जाने वाले जीवाणु पूर्णतया लेग्यूमिनेसी पादपों पर निर्भर करते हैं। पाए जाने वाले जीवाणु पूर्णतया लेग्यूमिनेसी पादपों पर निर्भर करते हैं। लेग्यूमिनेसी पादपों पर निर्भर करते हैं। प्रोग्राम करके लिखेंगे, लेग्यूमिनेसी की संख्या कम होने पर जीवाणुओं की भी क्षति होती है। लेग्यूमिनेसी की संख्या कम होने पर जीवाणुओं की भी क्षति होती है। संख्या कम होने पर जीवाणुओं की भी क्षति होती है। ठीक है, दिस इज को एक्सटेंशन या सह विलुप्तता। दो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा कारण बायोडायवर्सिटी की क्षति का क्या है? सह विलुप्तता। सह विलुप्तता का मतलब एक बार सुन लेंगे, जब एनवायरनमेंट में कोई एक जीव अपनी संख्या को कम करने लगता है और उस पर आश्रित रहने वाला दूसरा जीव अपने आप ही मुख्य रूप से समाप्त होने लगता है। अब आप एक कल्पना करें कि मान लीजिए कि एक इकाई क्षेत्र में 500 ऐसी जातियां हों, ठीक है, जो पूर्ण रूप से 500 अन्य जातियों पर निर्भर हों। अब यहाँ पर हमने जंगल को काटा है, फॉरेस्ट को कम किया है, तो फॉरेस्ट को काटने के दौरान इन 500 जातियों की संख्या हमने समाप्त कर दी है। हमने तो 500 को समाप्त किए हैं, बट उन पर डिपेंड होने वाली 500 जातियां और समाप्त हो जाएंगी। आ रहा है समझ में या नहीं सर? 500 जातियों को हमने समाप्त किया था, तो 500 जातियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं पर डिपेंड करती थी, इनके अभी अस्तित्व एनवायरनमेंट से समाप्त हो जाएगा। मैं समझ, एक एग्जांपल मैंने दिया कि फिजिक्स और बायो के दो टीचर एक बाइक से आते हो, बायो वाला छोड़कर अगर लखनऊ चला जाए तो फिजिक्स वाले बेचारे भी हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो पैदल आ नहीं पाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोएक्सटेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे चौथी। ये 3 कारण हो गया, चौथा कारण केवल लिखेंगे। अगला प्रदूषण, ये प्रमुख कारण है। प्रदूषण या पॉल्यूशन, ठीक है, इसको पहले सुन लीजिए। पृथ्वी पर केवल एक ही विविधता में स्पीशीज की संख्या बढ़ती जा रही, वह है मनुष्य। जहां देखो वहां केवल मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। और उस समझ पा रहे, आपने 17 से 18 लाख जाति पढ़ी, एक की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही। उस मनुष्य के द्वारा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से वातावरण में प्रदूषण किया जा रहा है। मनुष्य ने अनेक प्रकार के फैक्ट्री और उद्योग धंधे लगा रखे हैं, जिनमें से हानिकारक रसायनों को नदियों, तालाबों, झीलों में ट्रांसफर कर रहा है। नदियों, तालाबों, झीलों में रहने वाले जीव उन हानिकारक रसायनों से प्रभावित हो रहे हैं और नदी, तालाब या जलीय जीवों की संख्या कम होती जा रही है। इसी प्रकार मनुष्य ने वातावरण में अनेक प्रकार के पॉल्यूशन कर रखे हैं। एक मैंने आपको डीडीटी का एग्जांपल समझाया था कि अगर किसी हम एक स्थान पर कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग करते रहें, तो धीरे धीरे अंडों के बाहर पेप्सिन लेयर की सफेदी नहीं बन पाती है और धीरे धीरे पक्षियों की संख्या कम होती चली जाती है। यानी मनुष्य के अनेक प्रदूषण के द्वारा अन्य जातियां भी अस्तित्व खो रही हैं और बायोडायवर्सिटी की क्षति हो रही है। देखिए इसके बारे में, मानव के द्वारा की गई अनेक क्रियाकलापों में, मानव के द्वारा की गई अनेक क्रियाकलापों में की गई अनेक क्रियाकलापों में जल तथा वायु प्रदूषण होता है। जल तथा वायु प्रदूषण होता है। जल तथा वायु प्रदूषण होता है। प्रोग्राम करके लिखेंगे, जल तथा वायु प्रदूषण के कारण, जल तथा वायु प्रदूषण के कारण जैव विविधता की क्षति हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण जैव विविधता की क्षति हो रही है। जैव विविधता की क्षति हो रही है। लाइन छोड़कर लिखेंगे, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों से निर्मित, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों से निर्मित हानिकारक रसायनों को
उद्योग धंधों से निर्मित हानिकारक रसायनों को नदियों, झीलों, तालाबों में स्थानांतरित किया जा रहा है। नदियों, झीलों, तालाबों में स्थानांतरित किया जा रहा है। स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार जैव विविधता की क्षति होती है। जिसके कारण लगातार जैव विविधता की क्षति होती है। लगातार जैव विविधता की क्षति होती है। ठीक है, तो और भी अनेक कारण हैं, बट हम यहाँ 4 मोस्ट इंपोर्टेंट कारण या रीजंस आपको समझा रहे हैं। जब आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, तब आपको केवल इन्हीं 4 के बारे में समझाना है। और भी अनेक कारण हैं, बट हम उन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल बोर्ड एग्जाम के मायने को रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्षति के प्रमुख कारण हुए, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन है, दूसरा हंटिंग या शिकार करना, तीसरा है सह विलुप्तता या कोएक्सटेंशन, और चौथा है प्रदूषण या पॉल्यूशन क्रिएट करना। अगली हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में। नेक्स्ट हेडिंग, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व। नेक्स्ट हेडिंग, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व। Importance of biodiversity in ecosystem. In ecosystem. जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। ठीक है, तो जैव विविधता का पारितंत्र में अनेक प्रकार से महत्व है, बट हम कुछ विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़कर और लास्ट तक समझते जाएंगे कि जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। बट उसके पहले कुछ हम आपके ब्रेन में थिंकिंग डालना चाह रहे हैं कि जिनसे हमें डायरेक्टली लाभ मिलता है एक इकोसिस्टम में, हम कहीं ना कहीं उनको बचाना चाहते हैं, उनको सेव रखते हैं, परंतु इन्वायरमेंट में वे जीव जो हमें डायरेक्टली लाभ नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम पृथ्वी से नष्ट करना या फिर उनका कोई वैल्यू नहीं रखते। फॉर बेस्ट एग्जांपल, अगर एक इकाई क्षेत्र में ठीक है 2 तेंदुए आ जाएं उस रिहायशी इलाके में, तो या तो तेंदुए को मार दिया जाएगा या फिर तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। अब हमें यही पता चलता है कि तेंदुए हमारे इकाई क्षेत्र में केवल हमें खा लेंगे और हमें हानि पहुंचाएंगे। इसी प्रकार किसी इकाई क्षेत्र में अगर घर में कोबरा निकल आता है तो पूरे घर वाले मिलकर उसे मार देते हैं, यह मानकर कि यह कोबरा हमें कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। बट ये नहीं जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी का एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़कर रख रहे हैं। इस टॉपिक में जो हम एक डाटा आपको देने जा रहे हैं तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि बायोडायवर्सिटी का पारितंत्र में क्या रोल है, इकोसिस्टम में किस प्रकार लाभदायक है और हमें एक एक जो एक दूसरे से जुड़कर कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं बायोडायवर्सिटी में एक विशेष श्रृंखला की, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, या हम इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हम केवल इसी के द्वारा अगर बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को इकोसिस्टम में समझ लेते हैं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो एनर्जी है, जिसे फिजिकल एनर्जी, कैसी ऊर्जा है, फिजिकल एनर्जी, ये किसके पास होगी, सन के पास या सूरज के पास है। यानी ब्रह्मांड की जो प्रमुख ऊर्जा है वह फिजिकल एनर्जी सूर्य के पास है। पृथ्वी का कोई ऐसा जीव नहीं है पादपों को छोड़कर
जो भौतिक ऊर्जा को, फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। पृथ्वी के सभी प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं और ये फिजिकल एनर्जी को, यानी प्लांट सबसे पहले फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के द्वारा रिलीज की गई भौतिक ऊर्जा को पेड़ पौधे केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला। क्या करने वाला? प्रोड्यूस करने वाला। क्या प्रोड्यूस कर रहे? ऊर्जा। समझ पा रहे? उत्पादक, उत्पादित करने वाला। किसका उत्पादित करने वाला? एनर्जी का निर्माण करने वाला। देन पेड़ पौधों के द्वारा बनाई गई ऊर्जा कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। नाम से देखें बायोलॉजी का अर्थ निकल रहा है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाले। कौन से जीव? उपभोग, यानी उससे प्राप्त करके अपने क्रियाकलापों को पूर्ण करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। बट उपभोक्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरे को क्या कहेंगे? टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। देन इसके बाद में जो ऊर्जा बनती है सनलाइट से केमिकल एनर्जी के रूप में, देन उसको डीकंपोज किया जाता है। किसके द्वारा? डीकंपोजर के द्वारा। किसके द्वारा? डीकंपोजर के द्वारा इस ऊर्जा को डीकंपोज कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम शुरुआत से आ जाए। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सन की एनर्जी है प्लांट में आ रही है, तो ब्रह्मांड से पहले तो प्लांट हम घटा ही रहे। अभी मैंने बताया 36% से कितना हो गया? 18%। तो सारी सनलाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहे। और पहले मान लो प्लांट को हम छोड़ देते हैं। एक इकाई क्षेत्र में प्राइमरी कंज्यूमर पर हम ठीक है एक सामान्य जीव हिरण को रख लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर पर हम एक सामान्य जीव लोमड़ी को रख लेते हैं या गीदड़ को रख लेते हैं। सरल से सरल चुनेंगे। और टर्सरी कंज्यूमर हमेशा कार्निवोरस होते हैं, यहाँ हम शेर को रख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं हम। यहां पर प्लांट में बड़े पादपों को रख लेते हैं, बड़े तथा छोटे दोनों को रख लेते हैं। बड़े तथा छोटे पादप। अब संख्या से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए बड़े तथा छोटे पादपों की संख्या 10,000 है। कितनी होगी? 10,000। हिरण की संख्या उस इकाई क्षेत्र में, एक इकोसिस्टम की केवल बात हो रही है। अभी आप कल्पना करें कि एक इकोसिस्टम में बड़े पादपों की और छोटे पादपों की संख्या 10,000 है। यहाँ पर हिरणों की संख्या 10 है। कितनी संख्या है? ओनली 10, यानी 10 संख्या पाई जाती है हिरण की। इस इकाई क्षेत्र में गीदड़ों की संख्या या लोमड़ियों की संख्या 5 है, जबकि यानी 5 लोमड़ी हैं। और इस इकाई क्षेत्र में ठीक है शेरों की संख्या 3 है। कितने शेर हैं? 3 संख्या शेर में पाए जाते हैं। अब ये कंप्लीट संख्या हो गई ब्रेन में। एक इकोसिस्टम में प्लांट 10,000, हिरण 10 की संख्या में, शेर लोमड़ी 5 की संख्या में और शेर 3 की संख्या में होते हैं। अब हम किसी कारण से कोई एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पर हम इस बायोडायवर्सिटी की, इस इकोसिस्टम में हिरणों की संख्या को कम या ज्यादा कर देते हैं। दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले हम 10 की जगह पर अब 5 हिरण को मार देते हैं किसी कारण से, और 5 हिरण जिंदा बचते हैं। अब पीछे देखिएगा, अगर 5 हिरण बढ़ते हैं तो लोमड़ी की संख्या भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये इन्हीं को खाकर जिंदा रहते थे, यानी इनकी संख्या भी 5 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर लोमड़ी की संख्या कम होती है तो शेर की संख्या भी कम होगी। हो सकता है एक शेर की संख्या कम हो जाए। कितना शेर बचेगा? 2 शेर बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैव विविधता का पालितंत्र में फूड चेन में महत्व देखिए। एक संख्या की घटने पर पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है। और देख लीजिए इस इकाई क्षेत्र में जो प्लांट हैं इनकी संख्या हम 10,000 से 5,000 कर देते हैं। किसी कारण से 5,000 पौधों का ह्रास हो गया, ये नष्ट हो गए। तो पादपों को कौन खाते थे? हिरण। हिरणों की संख्या घटेगी। 10 से कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लिखा हुआ है 5। अगर हिरण घटते हैं तो कौन घटेगा? लोमड़ी घटती है तो शेर घटेंगे। और एक मैं और जोड़ रहा हूं, अगर शेर घटता है तो लास्ट में डीकंपोजर की संख्या भी घटेगी। अब इधर से आते हैं। अभी तो मैं सही रास्ते से आया था। हम शेर को ही कम कर देते हैं क्योंकि वही तो आकर सबसे पहले हम लोगों को खा लेता है, इसीलिए पकड़ना पड़ता है। सबसे पहले शेर घटाते हैं।
सबसे पहले इस एनवायरमेंट में 3 शेर थे तो 2 शेर को मार देते हैं, यानी 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1, एक शेर बचता है। अब अगर एक शेर बच गया तो इसकी संख्या कम हो गई है, इसकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं? क्योंकि शेर ही तो इसे खाता था, तब ये 5 की संख्या में बना रहता था। तो अगर इस शेर की संख्या कम होती है तो मानकर चलिए इसकी संख्या 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो इनको खाकर निपटाएंगे। कल्पना कर पा रहे? निपटाएंगे या नहीं? यानी शेर की संख्या घटने पर इनकी संख्या बढ़ी और इनकी संख्या बढ़ने पर इन्होंने हिरण को नहीं छोड़ा। यानी जो हिरण 10 थे उनमें से इन्होंने 5 को या 6 को खा लिया। अब हिरण बचे 4। कितने बच रहे? 4 की संख्या में हिरण बच रहे हैं। अब अगर हिरण की संख्या 4 हुई है तो पेड़ बढ़ेंगे? बोलिए बढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि पेड़ पौधे तभी नियंत्रित रहते थे जब 10 हिरण इनको खाया करते थे, तब उनकी संख्या 10,000 थी। तो यहाँ पर 10,000 प्लस 5,000 और जुड़ जाएंगे। अब पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 15,000 हो गई। आ रहे समझ में? एक जीव के समाप्त होने पर, एक जीव की संख्या कम या ज्यादा होने पर पूरे इकोसिस्टम में उसका महत्व दिखाई दे रहा है। क्योंकि फूड चेन में 1 टू सेकंड टू थर्ड स्टेप, प्रत्येक स्टेप पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और वह ऊर्जा अनेक स्तरों पर जीवों द्वारा स्थानांतरित की जाती है। उनकी संख्या कम या ज्यादा होने पर प्रत्येक जीव पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। एक काम करते हैं, एक ध्यान से सुनिएगा। इस ब्रह्मांड से हम प्लांट को ही समाप्त कर देते हैं, पूरी पृथ्वी के पौधे समाप्त, कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बच सकता है। क्योंकि फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। आप अपनी तरफ ही जाए। आप क्या क्या खा पीकर आए होंगे, ब्रेन में नोट करिए। चाय पीकर आए होंगे, दूध, चीनी, अदरक पड़ा होगा। दूध कहाँ से आया? गाय से आया। कब गाय में बना? जब उसने चारा खाया। चारा कहाँ से आया? प्लांट से आया। क्लियर? फिर इनडायरेक्टली दूध किससे आया? प्लांट से आया। देन चीनी कहाँ से आई? शुगर केन प्लांट से आई। शुगर केन प्लांट ने चीनी क्यों बनाया? क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस किया, तो फिर चीनी प्लांट से आ रही है। अदरक कहाँ से आया? प्लांट से आया। अदरक किसका पार्ट है? राइजोम का हिस्सा है। फिर प्लांट पर आ गए। रोटी खाकर आए हैं। रोटी किससे आई? गेहूं से आई। गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट किस पर डिपेंड था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर। यानी आप कुछ भी खाओ इस ब्रह्मांड में, इनडायरेक्टली आपको प्लांट पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ही इकोसिस्टम के मेन रोल को प्ले करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मैंने एक महत्व पारितंत्र में समझाया है, इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, फिर हमें एरो करके लिख लेना है। फटाफट लिखना शुरू करें। जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व लिखे डैश करके। पारितंत्र में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव, पारितंत्र में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण करके लिखें। प्रत्येक जीव पारितंत्र में एक अहम योगदान देता है। प्रत्येक जीव पारितंत्र में एक अहम योगदान देता है तथा पारितंत्र की इकाई को बनाकर रखता है, तथा एक पारितंत्र की इकाई को बनाकर रखता है। पारितंत्र की इकाई को बनाकर रखता है। छोड़कर उदाहरण कर लीजिए, फिर उसमें एक पारितंत्र शामिल कर लेंगे। उदाहरण, ये कौन सा पारितंत्र मैंने समझाया? कौन सा है? फूड चेन भी अनेक प्रकार की है। कौन सी फूड चेन है? देखिए, हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में या जंगल में? जंगल में पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये तालाब का पारितंत्र है या जंगल का? जंगल का पारितंत्र है। ठीक है, समझ गए ना? लिखे, उदाहरण लिखेंगे। एक जंगल का पारितंत्र, एक जंगल का पारितंत्र ब्रैकेट में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का पारितंत्र ब्रैकेट में फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब इसकी कहानी लिखना है जो अभी समझाया गया है। लिखे डैश करके।
ये हेडिंग हो जाएगी, एक जंगल का पारितंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दस करके लिखेंगे, एक सामान्य जंगल में 10,000 पादप, एक सामान्य जंगल में 10,000 पादप, 10,000 पादप, 10 हिरण, 5 लोमड़ियां तथा 5 लोमड़ियां तथा 3 शेर रहते थे। 5 लोमड़ियां तथा 3 शेर रहते थे। पूर्णविराम करके लिखेंगे, सूर्य के भौतिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सूर्य के भौतिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सूर्य के भौतिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सभी पादप रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सभी पादप रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करते हैं। इसलिए पादपों को उत्पादक कहा जाता है। रूपांतरित करते हैं, इसलिए पादपों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने जर्नल बातें लिखाई हैं। इसके बाद की कई कहानी समझाई है, एक को लिखना है। केवल एक कहानी क्या लिखते हैं? एक स्थान पर जंगल के पारितंत्र में 10,000 से पादपों की संख्या 5,000 हो जाती है, तो इसका प्रभाव प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता पर पड़ता है। साथ में अपघटक भी प्रभावित होते हैं। लिखें, किसी कारणवश जंगल के पारितंत्र में, किसी कारणवश जंगल के पारितंत्र में, किसी कारणवश जंगल के पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या आधी हो जाती है। जंगल के पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या आधी हो जाती है। उत्पादकों की संख्या आधी हो जाती है, तो इसका प्रभाव प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता पर आधी हो जाती है, तो इसका प्रभाव प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता पर, तृतीयक उपभोक्ता पर सीधे तौर पर पड़ता है। तृतीयक उपभोक्ता पर सीधे तौर पर पड़ता है। साथ में अपघटक भी प्रभावित होते हैं। सीधे तौर पर पड़ता है, साथ में अपघटक भी प्रभावित होते हैं। अपघटक भी प्रभावित होते हैं। देन हम आप इसे लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, ऐसे एरो करके। अपघटक भी प्रभावित होते हैं। देन एरो करके लिख लें नेक्स्ट लाइन से, जल्दी करिए। हो गया? यस सर।
ठीक है, मैंने एक महत्व आपको समझाया है, बट इस प्रकार अनेक महत्व हैं। और महत्व की तरफ मैं चलता हूँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, केवल बोल देता हूँ। हम सभी को जीवित रहने के लिए जो अनाज मिल रहा है वह किसी प्लांट से मिल रहा है। तो हमें पारितंत्र में जो ग्रेन्स मिल रहे हैं वो किसी प्लांट से हैं। प्लांट्स का रोल पारितंत्र में हमें भोजन देने के लिए, अनेक प्रकार के वस्त्र को हम विभिन्न प्रकार के प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका रोल मानव जीवन में, ठीक है, वस्त्र देने के लिए। और भी पृथ्वी के अनेक प्रकार के शाकाहारी जीव डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हैं, तो यानी शाकाहारी जीवों को भोजन पारितंत्र में अन्य बायोडायवर्सिटी से मिल रहा है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के इंसेक्ट, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों को अपघटित करते हैं, तो दूसरे जीवों को अपघटित करने के लिए पारितंत्र में उनका एक रोल है। यानी हम एक समझा रहे हैं, बट इस प्रकार अनेक लाभ पारितंत्र में हैं जिनको हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इतने लाभ हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पारितंत्र में रहने वाले जीव हमेशा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और एक दूसरे से लाभदायक क्रियाएं पूर्ण करते हैं। यह था पारितंत्र में जीव विविधता का महत्व। जब भी 5 नंबर में पूछा जाएगा टीटीएल लिखना है, और जब भी 60 नोट में पूछा जाएगा आपको इसको 60 नोट में लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, इसको स्किप कर देंगे, वीडियो दूसरा वीडियो ओपन चालू करें।